हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होगा कि इंग्लिश की लर्निंग करते वक्त यानी इंग्लिश सीखते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स या टर्म्स आपके सामने आएंगे जिनकी मीनिंग हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो इससे होता क्या है दोस्तों, अब सेंटेंस लिखा हुआ, उस सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं सब की मीनिंग आपको आती है। अगर एक वर्ड या टर्म जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, अगर वो नहीं होता तो पूरे सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकते थे, लेकिन उस वर्ड ने या टर्म ने पूरी कहानी ख़राब कर दी। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन हम सब के सामने कभी ना कभी आती है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ ऐसे ही टर्म्स सीखेंगे जो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए या नेशनैलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये बहुत फेमस भी है, इसीलिए इनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें सीखने के लिए है। तो आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देख के हर टर्म को ठीक से सीख लेना चाहिए। आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों, उसका नाम है फेमस टर्म्स, यानी ऐसे टर्म्स जो बहुत ही फेमस है, मशहूर है, फॉर कंट्रीज एंड नेशनैलिटीज़, यानी अलग अलग देशों के लिए या अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों के लिए फेमस टर्म्स। तो दोस्तों एक एक करके इनको सीखते हैं कि ये क्या है और इनकी मीनिंग क्या है। पहला जो टर्म है दोस्तों वो है अंकल सैम। अब ये आपने बहुत जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा, गानों में सुना होगा, कॉमिक बुक्स में भी लिखा होता है, न्यूज़पेपर में भी लिखा होता है कई बार, खास करके जब उनका ह्यूमरस तरीका, ह्यूमर से भरा हुआ तरीका अगर है किसी बात को कहने का, हंसी मजाक में कहना चाहते हैं तो, या लाइट लैंग्वेज में कहना चाहते हैं तो अंकल सैम का इस्तेमाल आपको दिखता होगा। तो दोस्तों अंकल सैम का मीनिंग क्या है? ये क्या कोई अंकल हैं किसी के जिनका नाम सैम है? तो ऐसा है दोस्तों कि ये जो वर्ड है ये यूएसए के लिए, दी यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, अमेरिका के लिए अंकल सैम का इस्तेमाल होना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या होता है दोस्तों, कई बार हम कंट्रीज़ को पर्सनिफाई करते हैं, उसका पर्सनिफिकेशन करते हैं, यानी एक कंट्री को एक व्यक्ति के तौर पे, एक आदमी के तौर पे देखते हैं। तो जब एक यूएसए को एक कंट्री के तौर पे देखेंगे, एक आदमी के, एक व्यक्ति के तौर पे देखेंगे, तब उसको हम अंकल सैम बोल सकते हैं। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? तो सेंटेंस में दोस्तों एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये दोस्तों एक कहा जा रहा है कि अंकल सैम वॉन्ट्स टू न्यूक ईरान, कि अंकल सैम जो है ईरान को न्यूक करना चाहते हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपको सेंटेंस। अंकल सैम वॉन्ट्स, अंकल सैम चाहते हैं, यानी अमेरिका चाहता है, ऐसा कहा गया, टू न्यूक ईरान। न्यूक का मीनिंग क्या है दोस्तों? न्यूक जब नाउन होता है तो उसकी मीनिंग होती है न्यूक्लियर वेपन, यानी परमाणु हथियार। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने इसको वर्ब की तरह यूज़ किया है। तो वर्ब में इसका मीनिंग होता है परमाणु बॉम्ब गिराना। तो सेंटेंस में क्या मीनिंग हुआ दोस्तों कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु बॉम्ब गिराना चाहता है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। अब अगर हमको अंकल सैम की मीनिंग नहीं मालूम है, अगर हमको न्यूक की मीनिंग नहीं मालूम है, तो ये सेंटेंस तो बड़ा सिंपल है। जैसे ही वॉन्ट्स टू गो, ऐसा ही सेंटेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन ये एक टर्म या दो टर्म्स की मीनिंग नहीं मालूम होने के कारण हम इस सेंटेंस को समझ नहीं सकते थे। इसलिए देखा दोस्तों आपने कितना इंपॉर्टेंट इन टर्म्स को सीखना। तो अगर ऐसे लिखा हो तो आप बड़ी आसानी से इनकी मीनिंग समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला टर्म। अब हम आते हैं दूसरे टर्म पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए। दूसरा टर्म है दोस्तों डाउन अंडर। अब डाउन अंडर क्या होगा? डाउन का मतलब होता है नीचे, अंडर का भी मतलब होता है नीचे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? तो ये जो टर्म है दोस्तों ये दो कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दोनों कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा मशहूर है। यानी डाउन अंडर बोलने से लोग तुरंत ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बड़ा है। अच्छा दोस्तों, डाउन अंडर क्यों कहा गया ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को? अगर वर्ल्ड का जो मैप है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको बाकी सारे कंट्रीज से नीचे मिलेंगे। उनका उनकी जो पोजीशन है वो बाकी कंट्री से नीचे है, इसीलिए इनको डाउन अंडर कहा जाता है। तो डाउन अंडर का मतलब है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? अब देखिए दोस्तों कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा और आपकी समझ में बहुत अभी बात आएगी। जैसे यहाँ कहा जा रहा है किसी लड़की के लिए कि शी वॉज बॉर्न डाउन अंडर, यानी उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब जनरली अगर हमको ये सेंटेंस मिले ट्रांसलेट करने के लिए कि उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और अगर वो कोई लड़की है तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? शी वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया।
कहीं हमको लिखा हुआ मिले तो हम आसानी समझ सकते हैं कि शी वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया का क्या मतलब है, उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। लेकिन अगर लिखा गया शी वॉज बॉर्न डाउन अंडर, और अगर हमको ये नहीं पता कि डाउन अंडर की मीनिंग क्या है, तो कितना सिंपल सेंटेंस है। शी वॉज बॉर्न, हम बोल सकते हैं शी वॉज बॉर्न इन मुंबई, कितना सिंपल सेंटेंस है। लेकिन शी वॉज बॉर्न डाउन अंडर, अब डाउन अंडर की मीनिंग नहीं मालूम है तो हम सेंटेंस को नहीं समझ सकते। अच्छा दोस्तों, आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स है, ये जो टर्म्स हैं, ये बेसिकली जीके से आते हैं, जनरल नॉलेज से। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं इंग्लिश लर्निंग के बारे में कि अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपका जीके, जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लगभग आधी इंग्लिश जो है वो जीके से आती है, जनरल नॉलेज से आती है। ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, सिंबॉलिक इस्तेमाल बड़ा होता है इंग्लिश में वर्ड्स का। तो अगर हमको जीके हमारा अच्छा नहीं है तो हम उन वर्ड्स की, उन सेंटेंसेस की मीनिंग कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको उनके बारे में मालूम ही नहीं है। जैसे डाउन अंडर एक जीके का टॉपिक है, तो अगर मुझे डाउन अंडर का मीनिंग नहीं मालूम तो मैं अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ। अगर कहीं ये सेंटेंस लिखा हुआ है मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, ये जीके के टॉपिक हैं और ये इंग्लिश के भी टॉपिक है, इसीलिए आज की क्लास में हम इनको सीख रहे हैं। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है द आउटबैक, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द आउटबैक। अच्छा दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ वर्ड है। आउटबैक की क्या मीनिंग है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं और फिर इसको सेंटेंस में यूज़ करना सीखेंगे। तो इसकी मीनिंग है दोस्तों, द डेजर्ट एरिया इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी इलाका है जहाँ कुछ नहीं होता, उसको ही आउटबैक कहते हैं। तो ये इतना फेमस क्यों है कि हमको सीखने की ज़रूरत पड़ गई आज। फेमस इसलिए है दोस्तों कि ये आबादी से बहुत दूर का इलाका है और यहाँ पर पहले बहुत हरा भरा जंगल हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में यहाँ मुश्किल से आपको बहुत दूर दूर देखने के बाद एक आध कोई पेड़ दिखाई पड़ेगा। वहाँ दोस्तों किसानों ने, लोगों ने पहले, किसान क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं कि घास को, पेड़ पौधों को कई बार जानबूझ के जला देते, आग लगा देते उसमें, कि ये पुराने वाले जल के जब ख़त्म हो जाएंगे तो नए पेड़ निकलेंगे, और ऐसा होता भी है। तो लोगों ने यहाँ पर इतनी बार आग लगाई कि वो परमानेंटली बंजर हो गई ज़मीन और अब वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो इसका अट्रैक्शन क्या है कि आउटबैक में तरह तरह के जानवर, एनिमल्स दिखते हैं, और दुनिया के सबसे खतरनाक सांप और सबसे ज़्यादा वैरायटी में सांप वहाँ पर मिलते हैं और तरह तरह के जानवर हैं वहाँ पर। तो ये एक सफारी का सेंटर बन गया है, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं उन एनिमल्स को देखने के लिए, उस जगह को देखने के लिए वो कैसी है। तो इसीलिए बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो खास करके, और ये डेंजरस भी है। तो जो एडवेंचर पसंद लोग हैं वो इधर जाना पसंद करते हैं, जो नॉर्मल पसंद टूरिस्ट हैं वो इधर जाने से थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा भी है। तो दोस्तों इसीलिए आउटबैक बहुत ही फेमस है और हमको ज़रूर पता रहना चाहिए। तो दोस्तों इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ किसी ने कहा, कुछ लोग बता रहे हैं कि वी ड्रोव अक्रॉस द आउटबैक, कि हम लोग तो पूरे आउटबैक में हमने गाड़ी चलाई, हम सफारी पे गए, हम घूमे फिरे वहाँ पे, हमने देखा कैसा आउटबैक। इस तरीके से किसी के लिए कह भी सकते हैं ही लिव्स इन द आउटबैक। अब कुछ लोग तो रहते ही वहाँ पर, ही लिव्स इन द आउटबैक, वो आउटबैक में रहता है। तो आप समझ गए दोस्तों आउटबैक का क्या मीनिंग है। और आउटबैक जब भी आपको मिले आउटबैक कहीं पर लिखा हुआ, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आउटबैक किसके लिए कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ये टर्म, और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मशहूर है, ये अक्सर क्रिकेट की कमेंट्री में आपको दिखाई पड़ता होगा, टीवी पे लिखा हुआ, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ। ये दोस्तों ओ और जेड एक साथ लिखे हुए, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों ऑज, ऑज ऐसे करके पढ़ेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग होती है दोस्तों, या तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल होता है या ऑस्ट्रेलियंस के लिए इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है कि द ऑज प्लेयर्स हैव लॉस्ट। मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई मैच खेल रही थी और वो हार गए मैच, तो इस बात को ऐसे कहा गया, द ऑज प्लेयर्स हैव लॉस्ट, या द ऑज प्लेयर्स हैव लॉस्ट द मैच, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। अब अगर किसी को ऑज मालूम ही नहीं कि क्या होता है, तो ये द ऑज प्लेयर्स हैव लॉस्ट कितना सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन ऑज टर्म की मीनिंग नहीं जानने के कारण हम इस सेंटेंस का मीनिंग कभी नहीं समझ सकते थे। तो दोस्तों ऑज का मीनिंग है ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियंस। अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म है दोस्तों कीवीज। कीवी एक्चुअली एक पंछी होता है, चिड़िया होता है न्यूजीलैंड का, और बहुत ही मशहूर चिड़िया है वहाँ का वो। जैसे हमारे यहाँ मोर को, पीकॉक को जो इम्पोर्टेंस हासिल है, वही न्यूजीलैंड में कीवी को हासिल है। तो इसका मतलब होता है मैन ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के लोग। तो दोस्तों कीवीज का मतलब है न्यूजीलैंडर्स, यहाँ लिखा है मैंने न्यूजीलैंडर्स, यानी न्यूजीलैंड के लोग।
तो जैसे अब कहाँ इस्तेमाल होगा, ये भी अक्सर आपको मैच वगैरह में दिखाई पड़ता होगा, या कोई भी उनसे जुड़ी हुई अगर न्यूज़ है तो न्यूज़पेपर में, टीवी पर, इंटरनेट पर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ता, द कीवीज हैव वन द मैच, यानी द न्यूजीलैंड टीम हैज़ वन द मैच, इस प्रकार से कहा जा रहा है। दोस्तों वही एग्जाम्पल लिखा मैंने, द कीवीज हैव वन द मैच। हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम कोई मैच खेल रही थी और वो मैच जीत गई, तो उस बात को ऐसे कहा गया, द कीवीज हैव वन द मैच। तो देखा दोस्तों आपने कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन टर्म्स को सीखना। इन टर्म्स को सीख करके हम असली बात को समझ सकते हैं कि असल में क्या कहा जा रहा है। लास्ट जो टर्म है दोस्तों आज का हमारा वो है प्रोटियस। अब प्रोटियस का क्या मीनिंग है? तो प्रोटियस दोस्तों, प्रोटिया जो है, एस लगाया मैंने प्लूरल के लिए, प्रोटिया जो है दोस्तों ये साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है। तो जो साउथ अफ्रीका की जो नेशनल टीम होती है कोई भी, उस टीम को द प्रोटियस कहा जाता है। यही मीनिंग है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है मैंने, द साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम द प्रोटियस। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हमने बाकियों इनको यूज़ किया, कीवीज को या ऑज को, तो एक सेंटेंस इससे बनाया था मैं कि द प्रोटियस हैव वन द मैच। इसका मतलब हुआ कि साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम ने मैच जीत लिया है। तो दोस्तों देखा आपने ये कितने इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं और इनको सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन टर्म्स को सीख करके आपको इंग्लिश बोलने में और भी आसानी होगी, और अगर कहीं इस तरह की बातें लिखी हुई आपको मिले तो आप बड़ी आसानी से उनको समझ भी लेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह के टर्म्स, या हो सकता है इससे भी खूबसूरत टर्म्स हम सीखें। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं आपके लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि मेरे पास वीडियोज़ की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।